नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। इतिहास की सबसे ज़्यादा बातें करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतिहास से ही सबक नहीं लेती, ऐसा कई बार साबित हो चुका है, फिर एक बार साबित होने जा रहा है। आइए आज आपको इसी सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान बताते हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके बारे में अब किसी को बताने या समझाने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि अपने प्रधान सेवक और शाह साहब के इशारे पर कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दोनों कमज़ोर हो जाए, और इसके लिए तरह तरह की तोड़फोड़ ये सब की जा रही है। काफ़ी कुछ तोड़फोड़ हो भी चुकी है, और ऐसा करने वालों का ये मानना है कि इस तोड़फोड़ के चलते शिवसेना और राकांपा कमज़ोर हो जाएगी, और वो जो चाहते हैं वो महाराष्ट्र में होगा। वो मतलब भारतीय जनता पार्टी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो दो वरिष्ठ नेता हैं, अपने प्रधान सेवक साहब और शाह साहब, ऐसा उनको मानना है। ठीक है, हर आदमी अपनी सोच के हिसाब से काम करने स्वतंत्र है, वो भी दोनों कर ही रहे हैं काम। यहीं पर एक फ़र्क होता है। अमूमन लोग इस बात को, जो लोग खासतौर से सत्ता में होते, नहीं समझ पाते। सत्ता मध ही ऐसा होता है कि आदमी के दिमाग खराब कर देता है, इसलिए इसमें भी कोई नई बात नहीं है। जनता एक अलग एंटिटी होती है और उसके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो एक अलग चीज़ होते हैं। जनता का काम एक समय चुनना होता है, फिर 5 साल वो ऑब्जर्व करती है कि उसके प्रतिनिधियों ने क्या किया। प्रतिनिधि जो करते हैं वो, चूंकि चुनाव 5 साल बाद होता है, इसलिए 5 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद जनता फिर से फैसला लेती है। इसलिए जनता और उसके प्रतिनिधि दो अलग एंटिटीज हैं, अपने आप में एकदम अलग उनका मतलब सोचने का और काम करने का तरीका होता है। अमूमन होता क्या है कि चुनाव लड़ने के बाद, इधर पिछले 20 सालों से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, पहले भी होता था लेकिन कम होता था, कि चुनाव लड़ने के बाद से अगले चुनाव तक प्रतिनिधि ये सोचते हैं, सांसद या विधायक जो भी कर लीजिए, कि अब वो जो भी करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता फिर से उनको चुनेगी। ऐसा उनका सोचना होता है। और ये जो टेंडेंसी ये भी बहुत पुरानी है। अब इसी पे मैं आपको आगे की दास्तान बताता हूँ। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके पीछे अपने प्रधान सेवक और शाह साहब की मंशा है कि शिवसेना और एनसीपी जब कमज़ोर हो जाएगी तो भाजपा और जो नया गठबंधन वो तैयार कर रहे हैं उनकी मदद से अगले आम चुनाव में महाराष्ट्र को फतह करने में उनको आसानी होगी। ऐसा उनका मानना है और इसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अब यही, जैसा मैंने कहा कि इतिहास से सबक नहीं लेते, इतिहास की बात सबसे ज़्यादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अब आगे उसी की बात करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में पहली बार हो रहा है कि केंद्रीय सत्ता के इशारे पर राज्यों में खिलवाड़। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हो चुका है। अभी मैं फिलहाल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और हुआ तो कई बार है, सारे एग्जाम्पल देना संभव ही नहीं है। एक मेजर एग्जाम्पल है वो बता दे रहा। बात सन 1981-82 की है। वो ज़माना ऐसा था कि कांग्रेस ऑलमोस्ट पूरे देश में छाई हुई थी, और अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ वो पूरे देश को कमांड करती थी ऑलमोस्ट। उसी समय आंध्र प्रदेश में एक बड़े मशहूर एक्टर हुआ करते थे, नंदमूरी तारक रामाराव, एनटी रामाराव, और वो कांग्रेस के शासन से बहुत असंतुष्ट रहते थे आंध्र प्रदेश में, और बहुत लोकप्रिय थे। अगर उस सादे शब्दों में कहा जाए तो वो एक तरीके से तेलुगु फिल्मों के अमिताभ बच्चन थे उस जमाने में। उन्होंने ये फैसला किया अब आंध्र प्रदेश को हमको कांग्रेस के करप्ट शासन से मुक्ति दिलानी, ऐसा उन्होंने सोचा और कहा, और उसके बाद उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई। ये सन 1981-82 की बात है। उस पार्टी में कांग्रेस के भास्कर राव भी आकर के शामिल हो गए, और वो पार्टी, उसने अपना काम शुरू किया। उस पार्टी ने 1982 में जो चुनाव हुए उसमें बहुत अपने हिसाब से पढ़े लिखे और योग्य प्रत्याशी उतारे, और ये सब काम उन्होंने किया। और उसके बाद जब चुनाव हुए तो तेलुगु देशम में एनटी रामाराव की पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली और उनकी सरकार बनी। रामाराव चीफ मिनिस्टर बने। जाहिर सी बात है, ये रामाराव की ये सफलता और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंका जाना, ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दिमाग में खटक गई। और वो भी एक तरीके से ऑटोक्रेटिक नेता ही थी कई मामलों में, वो योग्य प्रधानमंत्री थे, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं जब भी उनका जिक्र रहता है तो मैं भी ये कहता हूँ कि भारत को अभी तक उनसे ज़्यादा योग्य प्रधानमंत्री नहीं मिला, हालांकि कई मामलों में वो भी ऑटोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद उन्होंने तत्काल एनटी रामाराव को गिराने की जुगत शुरू कर दी, और उस जमाने में जो एक उनके आंध्र प्रदेश के गवर्नर होते थे रामलाल,
रामलाल ने उनके इशारे पर एनटी रामाराव की सरकार को अस्थिर करना शुरू किया और उस काम में मोहरा बने। उस समय के जो वो कांग्रेस के ही लीडर थे जो तेलुगु देशम में जाके शामिल हो गए थे, भास्कर राव ने विद्रोह किया और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। जब जिस समय ये सारा कांड हुआ उसमें एनटी रामाराव अमेरिका में अपना इलाज करा गए थे। बहरहाल वो इलाज करा के लौटे और लौटने के बाद उन्होंने जो है वो अपने रथ यात्रा लेकर के निकले और पूरी तरीके से उन्होंने आंध्र प्रदेश का दौरा लगाना शुरू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि फिर से जो है वो शक्ति परीक्षण हुआ और शक्ति परीक्षण में एनटी रामाराव की जिससे रथ यात्रा से जो पूरा माहौल बना और जनता पूरी तरीके से एनटी रामाराव के फेवर में फिर से खड़ी हो गई, उसके चलते शक्ति प्रदर्शन में एनटी रामाराव फिर से चीफ मिनिस्टर बने और भास्कर राव फैक्शन जो था वो शक्ति परीक्षण में असफल साबित हुआ। इस पूरे प्रकरण में जनता का बड़ा भारी अहम रोल था और केंद्रीय सरकार की चाहने के बावजूद एनटी रामाराव को पद से हटाना संभव नहीं। उसके बाद अगले इलेक्शन में एनटी रामाराव फिर जीते और उनका बड़ा लंबा इतिहास रहा। केंद्रीय राजनीति में भी उनका बड़ा हस्तक्षेप रहा। इसी बीच इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। उस परिस्थिति में इंदिरा गांधी की मृत्यु के चलते कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला और 415 सीटें राजीव गांधी को मिली, वो प्राइम मिनिस्टर बने। और उसी समय सारे के सारे जितने विरोधी उस समय के स्थापित विरोधी दल थे वो सब नष्ट हो चुके थे और ये जो एनटी रामाराव की पार्टी जो थी उसको सबसे ज़्यादा सीटें संसद में मिली और पहली बार संसद में जो उनकी पार्टी थी तेलुगु देशम पार्टी, उसने नेता प्रतिपक्ष का भी उनको पद मिला और एक तरीके से अपोजिशन के काम भी उन्होंने किया। ये भी भारतीय इतिहास में दर्ज है, जिसमें दिल्ली की सारी कोशिशों के बावजूद रामाराव बार बार चीफ मिनिस्टर बने और वो एक तरीके से केंद्र की सरकार बनाने में भी केंद्र के राजनीति में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। ये पूरा का पूरा ये हुआ। इस पूरे प्रकरण को बताने में मेरी मंशा ये है कि केंद्र सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद, चूंकि जनता एनटी रामाराव के साथ थी, इसलिए एनटी रामा भी बार बार सफल हुए। उसी तरीके से मैं वापस इस फैक्शन पे लौट के आता हूँ। अगर महाराष्ट्र की जनता को ये लगेगा कि पुरानी जो शिवसेना है जिसका प्रतिनिधित्व आज की तारीख में उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और जो पुरानी एनसीपी है जिसका प्रतिनिधित्व आज की तारीख में शरद पवार कर रहे हैं, अगर महाराष्ट्र की जनता को लगा कि यही दोनों फैक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये तय जानिए कि अगला चुनाव जब होगा तो इसमें केंद्र की ये जो पूरी भूमिका महाराष्ट्र को तोड़फोड़ में लगी हुई है ये सब पानी में चली जाएगी और यही उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार की युति जो है फिर से सफल होकर के सामने आएगी। इसीलिए मैं फिर यही मेरे बताना चाहूँगा कि तोड़फोड़ करते समय जब आप विधायकों को तोड़फोड़ करते हैं, सांसदों को तोड़फोड़ करते हैं और आपको लगता है कि आपने राजनीति जो है उसकी बाजी जीत ली है, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं फिर जब अगला आम चुनाव आता है तो जनता को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। उस समय विधायकों के साथ जो तोड़फोड़ की जाती है या जो सांसदों के साथ तोड़फोड़ की जाती है, अगर वो जनता की मंशा के अनुरूप नहीं हुई तो ये निश्चित जानिए कि वो सारी तोड़फोड़ बेकार हो जाती है और जनता जो चाहती है वही सुन के सामने आता है। महाराष्ट्र के बारे में भी मेरा यही मानना है कि अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस की युति से जनता संतुष्ट होगी तो वही फिर से सामने आएंगे। महाराष्ट्र में हुई ये सारी तोड़फोड़ बेकार हो जाएगी और किसी काम की नहीं होगी। जैसा मैंने बताया एनटी रामाराव के साथ भी यही हुआ और उसके पहले भी ये 2-3 बार ऐसा हो चुका है जिसका जिक्र फिर कभी करूँगा। फिलहाल आप यही मान के चलिए कि ये जो पूरी कवायद हो रही है महाराष्ट्र में, अगर अगले आम चुनाव में ये जनता को रास ना आई तो ये सारी कवायद व्यर्थ हो जाएगी। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। बस तब तक थोड़े समय की बात हो रही है। आम चुनाव नज़दीक है, होने ही वाले हैं और वैसे भी इस तोड़फोड़ के खिलाफ भी जनता ने एक तरीके से अपना जनादेश दे दिया है। बीच बीच में कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में प्रत्याशी ही नहीं खड़े किए, उपचुनाव में हारी भी हो, लेकिन बहरहाल सत्ता का मद है, सत्ता का मद से चढ़ के बोलता है। फिलहाल अमित शाह और प्रधान सेवक के सर पे सत्ता मत बोल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में तोड़फोड़ जारी है। अब वो कितनी सफल होगी कितनी नहीं सफल होगी उन 2024 के आम चुनाव में तत्काल सामने आ जाएगा। नाई कितने बार जजमान सामने आएंगे, बस बैठ के देखना है। समय बहुत थोड़ा है, जल्दी ही चीज़ें सामने आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए,
लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।